होती थी। और बीजेपी के तरफ में कहा जाता था एनडीए में तो सब कुछ ठीक है। तो वास्तव में एनडीए में तो कोई बैठक ही नहीं हुई। जो घटक दल है उनके साथ कोई बैठक नहीं हुई। फरमान आ गया 72 सीटों पर लड़ेंगे, 2 सीट तुम्हारा, 2 सीट तुम्हारा, 1 सीट तुम्हारा, 1 सीट तुम्हारा। इसका मतलब है रहना रहो मेरे साथ, नहीं रहना मत रहो। इसका सीधा मतलब ये है। तो चौधरी चरण सिंह का सम्मान जो है इन्होंने मिट्टी में मिला दिया है। चौधरी चरण सिंह के नाम को बेच दिया है। और इस बात को जनता देख रही है कि ये क्या कर रहा है जयंत। जिस अखिलेश यादव ने एक राज्यसभा की सीट यूं ही दे दी, 2 लोकसभा की सीट लेने के लिए आपने 9 एमएलए कुर्बान कर दिए और आप 2 लोकसभा की सीट लड़ेंगे। और वो भी आपसे पूछा नहीं गया है कि कौन सी सीट लड़ेंगे। तो बोला जा रहा है जो सीट दी जाएगी जाके उस पर चुपचाप लड़िए, ये कहा जा रहा है। तो ये वही हाल ओम प्रकाश राजभर जी का है। वो भी 25-30 विधानसभा क्षेत्रों तक प्रभाव रखते हैं और इतना जरूर रखते हैं कि कुछ लोकसभा सीट को प्रभावित कर सके। तो अगर वो एक सीट के लोभ में रहते हैं कि हम एक लोकसभा सीट ले लेंगे, तब तो ठीक है, वो बीजेपी के साथ रहेंगे। लेकिन इसके लिए तो वो नहीं गए थे। जब हम गए तो कहा गया कि उस समय आपको मिलेगा, नवरात्र खत्म हो जाता है तो आपको मिलेगा, मंत्रिपरिषद में जगह मिलेगी। नवरात्र खत्म हो गया तो कहा गया दिवाली खत्म हो जाए। दिवाली खत्म हुआ तो बोला आज खरमास आ गया है, खरमास खत्म होने देते हैं। और खरमास खत्म हो गया तो अब होली का इंतजार हो रहा है। तो अल्टीमेटम इन्होंने दिया ही था, कल ही दिया है, एक दिन पहले ही दिया है कि हम अब राजपाट नहीं मिलेगा तो हम होली नहीं मनाएंगे। लेकिन वो बात नहीं कही कि हम गठबंधन छोड़ देंगे, क्योंकि उनको उम्मीद थी कि लोकसभा सीट अभी कुछ बातें बन सकती है। और जब यहां भी नहीं मिला तो अब तो अगला शब्द वही होगा कि गठबंधन में रहने का कोई मतलब नहीं है। बोलता हिंदुस्तान पे तमाम दर्शकों का स्वागत है। देश में अब 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर लग रहा है कि बीजेपी का खेमा भी कुछ बैठकें कर रहा है, कुछ मीटिंग्स कर रहा है। प्रधानमंत्री भी काफी रात तक जागते रहे और फिर ये बैठक हो गई, क्योंकि विपक्ष की तरफ से तो कई स्टेट्स में सीटों का बंटवारा हो गया, जिसपे सहमति भी बन गई और धीरे धीरे दूसरे स्टेट्स में भी जो इंडिया गठबंधन है वो अपने सीट बंटवारे को लेकर लगा हुआ है। लेकिन बीजेपी की तरफ से ये पहली बैठक थी बहुत बड़ी, और जिसमें उत्तर प्रदेश को लेकर ये लगभग साफ हुआ कि 72 सीटों के आसपास बीजेपी चुनाव लड़ने जा रही है। लेकिन सवाल यह है कि बीजेपी 72 पे लड़े या 80 पे लड़े, लेकिन जो उसके 7 सहयोगी हैं जिनको वो समाजवादी पार्टी से खींच खींच कर लेकर आई है, और वो लोग जो बीजेपी की तरफ से बयान देने में बीजेपी के नेताओं से भी आगे बढ़कर बयान देते हैं, उनका क्या होगा। हमारे साथ प्रेम कुमार जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं, चर्चा करेंगे। प्रेम जी, स्वागत है आपका। जी बहुत प्रेम बहुत कुमार जी, शुक्रिया। बीजेपी 72 पे चुनाव लड़ेगी। अब बीजेपी तो लड़े क्योंकि भाई बड़ा दल है और 400 पार का नारा है और उत्तर प्रदेश से ज्यादा सीटें भी हैं। ऐसे में उन सहयोगी दलों का क्या होगा। ओम प्रकाश राजभर जैसे सहयोगी जो बयान तो खूब दबा के देते हैं और ऐसे देते हैं कि लगता है कि बीजेपी असली यही है, और दूसरी तरफ जयंत चौधरी जो 7 सीटों पर नाराज हो गए थे, कह रहे थे कि हमें वो नहीं मिल रहा जो हम चाह रहे हैं, सीटें बहुत कम हो रही है, बार्गेनिंग हो रही है। यहां तो लगभग पता चल रहा है कि 2 सीटों का ही देने का मन बना चुकी है बीजेपी। उन्हें किस तरह से देख रहे हैं इसे पूरे को? मिर्जा साहब, कहा भी जाता है कि दुश्मनी उतनी ही रखिए कि जब कभी मिलना हो तो दुआ सलाम बाकी रहे। जी। तो हद तोड़ करके जिस तरीके से बयान दिए जाते, हालांकि ओम प्रकाश राजभर जी तो इस बात के लिए जाने जाते हैं कि उन्होंने योगी और मोदी जी के लिए माँ बहन की गालियां भी दे डाली थी। लेकिन जी। फिर भी वो उस गठबंधन में उनका स्वागत हुआ। लेकिन हम्म। अभी जो चीजें सामने आ रही हैं उसको हम ऐसे देखते हैं कि अब तक इंडिया गठबंधन को लेकर बात हो रही थी कि सहयोगी दलों के बीच उनकी सीट शेयरिंग नहीं हो रही है, समझौते नहीं हो रहे हैं, बातचीत नहीं हो रही है, कुछ तय नहीं हो रहा है, और ये आलोचना होती थी। और बीजेपी के तरफ में कहा जाता था एनडीए में तो सब कुछ ठीक है। तो वास्तव में एनडीए में तो कोई बैठक ही नहीं हुई।
जो घटक दल है उनके साथ कोई बैठक नहीं हुई, फरमान आ गया 72 सीटों पर लड़ेंगे, 2 सीट तुम्हारा, 2 सीट तुम्हारा, 1 सीट तुम्हारा, 1 सीट तुम्हारा। इसका मतलब है रहना रहो मेरे साथ, नहीं रहना मत रहो। इसका सीधा मतलब ये है। तो घटक दल जो आजादी इंडिया गठबंधन में एंजॉय कर रहे हैं, वो आजादी एनडीए में नहीं है घटक दलों को, ये दिख रहा है। अब है कि इसके अंजाम क्या होंगे। हम बात एक जगह से पकड़िए, सारी बातें समझ में आएंगी। जयंत जी। चौधरी को, जयंत चौधरी जिनको 7 लोकसभा की सीटें अखिलेश यादव ने दी थी, जिनके जिन्होंने जयंत चौधरी को राज्यसभा में, राज्यसभा यानी एक लोकसभा सीट से बड़ी चीज होती है राज्यसभा की एक सीट। अब राज्यसभा में आप अखिलेश यादव के लिए गए और आपने राज्यसभा की एक सीट बीजेपी को जिताने के लिए आपने 9 एमएलए को कुर्बान कर दिया, एक तरफा बलि चढ़ा दी 9 एमएलए की, और अपने दोस्ती को भी कुर्बान कर दिया। अखिलेश यादव जिन्होंने आपको राज्यसभा भेजा, उनके राज्यसभा की एक निश्चित जीती जा सकने वाली सीट को खत्म करके आपने बीजेपी की सीट को जिताने के लिए अपने 9 एमएलए कुर्बान कर दिए। क्या हासिल करने के लिए? यही 2 लोकसभा सीट। ये बहुत बड़ा सवाल जयंत चौधरी के पास है। अरे आपको तो मोदी शाह ने मुलाकात करने का भी अब तक मौका नहीं दिया है। माने आप टाइम मांग रहे हो, मिलने का मौका नहीं दे रहे हैं। तो चौधरी चरण सिंह का सम्मान जो है इन्होंने मिट्टी में मिला दिया है। चौधरी चरण सिंह के नाम को बेच दिया है, और इस बात को जनता देख रही है कि ये क्या कर रहा है जयंत। जिस अखिलेश यादव ने एक राज्यसभा की सीट यूं ही दे दी, 2 लोकसभा की सीट लेने के लिए आपने 9 एमएलए कुर्बान कर दिए, और आप 2 लोकसभा की सीट लड़ेंगे, और वो भी आपसे पूछा नहीं गया है कि कौन सी सीट लड़ेंगे। तो बोला जा रहा है जो सीट दी जाएगी जाके उस पर चुपचाप लड़िए, ये कहा जा रहा है। तो ये जो उदाहरण है जयंत सिंह का, ये बताता है कि एनडीए गठबंधन में घटक दलों की मौजूदगी कोई मायने नहीं रखती, और अगर आप में कोई दमखम है, मादा है, कोई जमीर बचा है, तो आप अपनी सियासत कीजिए, वरना बीजेपी का कार्यकर्ता बन जाइए। पार्टी वार्टी लेके नाम चलाने लायक आप लोग हैं नहीं। ये स्थिति आ गई है। अगर पार्टी जिसके पास होगी तो पार्टी की जुबान होती है। जब जुबान खत्म हो गई, इसका मतलब आप राजनीतिक दल ही नहीं बचे हैं। बिहार में घटक दल की थोड़ी अलग कंडीशनिंग है। वहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। वहां पर ये डिक्टेटरशिप नहीं चल सकता कि ये बांट दिया, टिकट लेना है लो, नहीं लेना है मत लो। तो वहां पर चुप्पी है, वहां पर कोई फैसला नहीं किया गया है। महाराष्ट्र में भी जो है, महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री हैं या अजित पवार डिप्टी सीएम है, तो वहां पर भी ये फॉर्मूला नहीं चला है। लेकिन ये जो निरीह प्राणी लोग थे उत्तर प्रदेश के, ये निरीह जो पार्टियां, उनको दिखा दिया है कि बीजेपी क्या होती है। बीजेपी जो तानाशाही अपनी पार्टी में अपने कार्यकर्ताओं पर कर रही है, वही तानाशाही अपने घटक दलों के साथ भी कर रही है। बीजेपी में चाहे मंत्री को एमएलए का चुनाव लड़ा दे, चाहे एमएलए को मंत्री का लोकसभा का चुनाव लड़ा दे, चाहे मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री ना बनाए, फिर उनको लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए कह दिया जाए, जो कहेंगे वो करना होगा। और पार्टी हित वही है जो 2 आदमी ऊपर में सोचता है, बाकी नीचे का कौन क्या सोचते हैं वो पार्टी हित नहीं है। हमने जो कह दिया वो पार्टी हित है, और पार्टी हित में वो करो जो हम कहते हैं। तो जब बीजेपी के भीतर इतना जुल्म है, तो घटक दल का क्या होगा। यानी ये कैसा समय है जब एनडीए में एक फैसले की घड़ी है। जयंत सिंह को दिखाना पड़ेगा कि उनमें हड्डी है, रीढ़ की हड्डी। उनको बोलना चाहिए, माफी मांगना चाहिए कि हाँ हमने गलती की, हमसे गलती हुई, हम गलत व्यक्ति के साथ चले गए, मुझे जनता माफ कर दे। तो जनता माफ कर देगी, लेकिन अगर अभी भी नहीं संभले तो आगे संभलने का कोई वक्त मिलने वाला नहीं है। पॉलिटिकल करियर खत्म हो जाएगा, ये बात लिख लीजिए।
बिल्कुल। और जिस तरह से देखिए इंडिया गठबंधन में जब कांग्रेस को 10 सीटें मिल रही थी, फिर हुई 12, हुई 17 हुई, तब मीडिया ये कह रहा था कि देखिए यहाँ तो बात नहीं बन पा रही है, आप कांग्रेस को ज्यादा क्यों दे रहे हैं, वो जीत नहीं पाएगी, आप कम क्यों दे रहे हो, समाजवादी पार्टी का क्या स्टैंड है, साफ नहीं है। ये मीडिया में खबरें चल रही थी कि बातचीत नहीं हो रही आप लोगों के बीच में। जिस तरह से आप भी कह रहे हो, कल की बैठक जो बीजेपी की हुई, वो प्योर बीजेपी की बैठक, प्योर बीजेपी की बैठक, और एनडीए की कोई बैठक ही नहीं वो। और उसमें भी अपने सहयोगियों की सीटें भी उन्होंने खुद ही तय कर दी। इस पर मीडिया ये नहीं पूछ रहा है कि आखिर एनडीए का मतलब क्या है। फिर जब आप सहयोगियों को कितनी सीटें देंगे, ये भी आप ही को तय करना है। कौन सी सीट वो लड़ेंगे, ये भी आपको तय करना है। तो फिर जयंत चौधरी जैसे सहयोगी, जो बिन बुलाए सहयोगी हैं, जो अपने आप ही सहयोगी बन गए, दरअसल ये सहयोगी सीट की वजह से बने थे या कोई दबाव था, जिस दबाव को हटाना बहुत जरूरी था जयंत के लिए, इसीलिए कह रहे हैं कि 2 सीटें आप दे रहे हैं मालिक, यही बहुत है। देखिए, अभी जयंत खेमे से ऑफिशियल प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन जी। पूरे खेमे में जबरदस्त उदासी है, निराशा है। और हमें लगता है कि कुछ तो जमीर बचा है, ये रिएक्ट जरूर करेंगे। ये एनडीए गठबंधन में 2 सीट पर संतोष नहीं करेंगे और अब इनको अपने ऊपर फिर से अपने फैसले पर ये पुनर्विचार करने को मजबूर होंगे, क्योंकि ऐसा नहीं हुए तो अभी भी जनता के बीच जाने की स्थिति उनकी है नहीं। जो उनके कार्यकर्ता भारत जोड़ो यात्रा में दिखाई दे रहे थे, जयंत चौधरी के कार्यकर्ता भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ दिख रहे थे। तो आप समझिए कि हालात क्या है, जमीन खिसक रही है। अगर यही इस फैसले पर लड़ेंगे रहेंगे तो घर के लोग भी उनका साथ नहीं देंगे। घर के लोग भी कहेंगे कि क्या करने गए थे, क्या मिल रहा है, क्या वहां तलवे चाटने गए हैं क्या। तो इस तरह के भाव, इस तरह के शब्द लोगों के मुंह से निकलने शुरू हो रहे हैं। और मेरी तो बहुत लोगों से बात हो रही है, बहुत दुखी हैं आरएलडी के लोग। और वो कह रहे हैं कि ये बहुत गलत हुआ है हमारे साथ, जयंत जी के साथ, नेताजी के साथ में बहुत गलत हुआ है, ये कह रहे हैं। जी। लेकिन ऑप्शन क्या है अब जयंत चौधरी के पास, या ओम प्रकाश राजभर के पास ऑप्शन क्या है? ओम प्रकाश राजभर न जाने कब से इंतजार कर रहे हैं कि कोई विस्तार हो जाए, हमें कोई एडजस्टमेंट मिल जाए, हम कहीं पर कुछ बन जाएं। वो कुछ नहीं हो पा रहा है, बल्कि एक तरह से बीजेपी अपने लिए राज्यसभा सिक्योर कर रही है तो इनके वोट डलवा दे रही है। फिर कहीं किसी को एमएलसी बनवाना है तो फिर इनके वोटों का इस्तेमाल हो रहा है। लोकसभा में सिर्फ इन्हें रखा गया है कि आप एनडीए के सहयोगी हैं, बाकी सहयोग कितना इनसे लेना है ये बीजेपी बखूबी जानती है। अब ऑप्शंस क्या दिख रहे हैं आपको जयंत के पास और ओम प्रकाश राजभर के पास? ऑप्शंस दोनों के पास हैं। देखिए, जयंत चौधरी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में प्रभाव रखते हैं और इतना प्रभाव जरूर रखते हैं कि दूसरों की किस्मत तय कर सके। वही हाल ओम प्रकाश राजभर जी का है। वो भी 25-30 विधानसभा क्षेत्रों तक प्रभाव रखते हैं और इतना जरूर रखते हैं कि कुछ लोकसभा सीट को प्रभावित कर सके। तो अगर वो एक सीट के लोभ में रहते हैं कि हम एक लोकसभा सीट ले लेंगे, तब तो ठीक है, वो बीजेपी के साथ रहेंगे। लेकिन इसके लिए तो वो नहीं गए थे। वो प्रदेश में मुख्यमंत्री प्रदेश की मंत्रिपरिषद में शामिल होने भी गए थे। एक दिन पहले उनका बयान है, और बयान है कि हमको राजपाट अगर नहीं मिला होली तक, तो होली में हम होली नहीं मनाएंगे। और पूरा विस्तार से वो बताते हैं कि जब हम गए तो कहा गया कि उस समय आपको मिलेगा, नवरात्र खत्म हो जाता है तो आपको मिलेगा, मंत्रिपरिषद में जगह मिलेगी। नवरात्र खत्म हो गया तो कहा गया दिवाली खत्म हो जाए। दिवाली खत्म हुआ तो बोले आज खरमास आ गया है, खरमास खत्म होने देते हैं। और खरमास खत्म हो गया तो अब होली का इंतजार हो रहा है। तो अल्टीमेटम इन्होंने दिया ही था, कल ही दिया है, एक दिन पहले ही दिया है कि हम अब राजपाट नहीं मिलेगा तो हम होली नहीं मनाएंगे। लेकिन वो बात नहीं कही कि हम गठबंधन छोड़ देंगे, क्योंकि उनको उम्मीद थी कि लोकसभा सीट अभी कुछ बातें बन सकती है। और जब यहां भी नहीं मिला तो अब तो अगला शब्द वही होगा कि गठबंधन में रहने का कोई मतलब नहीं है। तो हमें नहीं लगता कि ओम प्रकाश राजभर गठबंधन में रह पाएंगे एक सीट लेकर के। तो निश्चित रूप से, या जयंत चौधरी, ये एनडीए से इनका टूटना तय मानिए, और ये एनडीए से अलग होंगे। और निश्चित रूप से जो इंडिया गठबंधन है, इन्होंने अपने दरवाजे बंद किए नहीं है। जी। लेकिन जिस तरह से ये पूरा घटनाक्रम हुआ है,
उत्तर प्रदेश की राजनीति में जिस तरह से ये दोनों घटक दल हैं, जयंत चौधरी हो या ओम प्रकाश राजभर हो या अपना दल को भी बहुत कुछ उम्मीद थी, लेकिन वो उम्मीद उनकी भी पूरी नहीं हो रही है। ऐसे में जो गठबंधन धर्म निभाने की बात बार बार प्रधानमंत्री कहते हैं और इसका जिक्र करते हैं कि हम गठबंधन धर्म निभाते हैं, और सवाल कांग्रेस से बार बार पूछा जाता है मीडिया के जरिए कि आप गठबंधन धर्म नहीं निभा पाते हैं, आपके अपने सहयोगी चले जाते हैं छोड़ के आपको, या आपके अपने मंत्री, आपके विधायक आपको छोड़ के चले जाते हैं। क्या ये राजनीतिक तौर पर गठबंधन धर्म निभा रही है बीजेपी, जिसका जिक्र बार बार कर करके अपने आप को एक गठबंधन धर्म निभाने वाली पार्टी के तौर पर बीजेपी के तमाम नेता अपना जिक्र करते हैं, अपनी पीठ थपथपाते हैं? देखिए, गठबंधन धर्म की कसौटी पर खुद को खरा उतरते हुए बताने के लिए बीजेपी के पास ये होता है कि हमसे नाराज होने वाले कहाँ हैं। अगर जयंत चौधरी नाराज नहीं दिखेंगे तो इसका मतलब ठीक चल रहा है। अगर ओम प्रकाश राजभर मान जाएंगे तो इसका मतलब ठीक चल रहा है। उन बातों को कि कितनी बार उन्होंने घटक दलों से बात की, कितनी बार मीटिंग बनाई बुलाई, जो डेमोक्रेसी दिखनी चाहिए, उन डेमोक्रेसी से वो गठबंधन धर्म को तोलते नहीं है। वो तो नतीजों से तोलते हैं कि हमसे कौन नाराज हुआ, हमसे कौन नहीं हुआ। तो आपसे नाराज हुआ तब तो नीतीश कुमार का आना जाना हुआ, आज न जुड़ गए हैं। पहले तो आप ही के साथ चुनाव लड़के वो जीते थे, तो इस बार आपसे अलग हुए। धर्म आपने कहाँ निभाया? आपने बिहार में पासवान जी की पार्टी जो थी उनको दो हिस्सों में बांट दिया। क्या ये गठबंधन धर्म है कि जो चिराग पासवान है वो भी एनडीए में है, और चिराग पासवान का चचा और पांचों सांसद को मंत्री, जो सांसद है मंत्री वो भी एनडीए में है? ये कौन सा गठबंधन धर्म है? आप पार्टी को तोड़ रहे हैं। आपने कौन सा गठबंधन धर्म निभा दिया कि हर जगह यही हालात है कि आप पार्टी तोड़ रहे हैं? तो इस तरीके से वो बच जाते हैं। कांग्रेस जो है, यहाँ चूंकि जहां डेमोक्रेसी होगी वहां पर लोग भागेंगे भी, जुड़ेंगे भी, लेकिन डेमोक्रेटिकली कम से कम यहाँ चर्चा होती है, बात होती है। तो गठबंधन धर्म यहाँ है। गठबंधन धर्म डंडे की चोट पर बात मना लेने को गठबंधन धर्म नहीं बोलते हैं। तो आप देखिए, गठबंधन धर्म ऐसा है कि आपने कहा भी कि अखिलेश यादव ने 17 सीटें कांग्रेस को दी, तो यह है गठबंधन धर्म। इस तरह से आम आदमी पार्टी के साथ में भी गठबंधन हुआ, लंबी चर्चा के बाद गठबंधन हुआ, तो गठबंधन धर्म यहां दिख रहा है। लेकिन बीजेपी कहां दावा कर सकती कि किसके साथ उनकी लंबी चर्चा, किसके लिए उसने सेक्रीफाइस किया? वह तो सेक्रीफाइस मांगती दिख रही है बीजेपी। बिल्कुल। लेकिन ये भी खास बात है कि देखिए, बीजेपी ने अपने सहयोगी के तौर पर, इंडिया गठबंधन के सहयोगी के तौर पर जयंत को 2 सीटें देने की बात की, लेकिन अभी तक जयंत चौधरी का कोई बयान ऑफिशियली इस तरह से हम नहीं पढ़ पा रहे हैं कि हम बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने जा रहे हैं, या हम एनडीए के सहयोगी के तौर पर चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। वो क्या बच रहे हैं? उन्हें भी इस बात का अंदेशा था कि कुछ ऐसा ना हो आखिरी वक्त तक, जब तक चुनाव आचार संहिता ना लग जाए, कि मैं अपनी जबान से कंफर्म ना करूं। बीजेपी मुझे सीट दे दे वो बात अलग है, मेरे नेता या मेरे विधायक उनकी तरफ से बैटिंग करने लगे वो बात अलग है, लेकिन मैं खुद इस तरह का कोई बयान अभी ना दूं। क्या ये कुछ सोची समझी रणनीति लग रही है आपको? देखिए, जयंत ने उसी दिन गलती कर दी थी जब लोगों ने पूछा था कि क्या आप एनडीए में जाएंगे भारत रत्न चौधरी चरण सिंह जी को मिलने के बाद। तो उन्होंने कहा था कि अब क्या बाकी रह गया है, मतलब क्या कौन सा बहाना बनाए कि नहीं जाएंगे। ये जो बयान उनका था, तो ये स्वीकारोक्ति थी। और अब तक एनडीए में वो नहीं है, तो ये उनके प्रति बीजेपी का एक ऐसा भाव है कि तुमको हम पैरों पर झुका करके ही लेंगे। तो ये जयंत चौधरी कहां बोल रहे हैं कि हम एनडीए में नहीं जाएंगे? वो कह रहे हैं अभी एनडीए में नहीं गए हैं, हम टाइम मांग रहे हैं। भाई, मोदी जी से टाइम मांग रहे हैं, तो इसका मतलब आप जाने के लिए बेकरार हैं, पैर चरण छूने के लिए बेकरार हैं, और वो आपको दुत्कारे हुए हैं, मिलने कोई जरूरत नहीं, जाओ 2 सीट दे दिया तुमको, लड़ लो। अब इस भाव में अगर वो एनडीए में रहना चाहते हैं तो वो रहें, और अगर थोड़ा भी जमीर बाकी है तो उनको एनडीए से बैठने से हटने का फैसला करने का वक्त आ चुका है। अच्छा, अगर जयंत रहते हैं, अगर माना कि जयंत इस पे भी कंप्रोमाइज कर लें कि भाई 2 ही दे दीजिए हमें और हम ये चुनाव लड़ते हैं,
समाजवादी पार्टी कांग्रेस को कितना फायदा होगा इससे? क्योंकि जयंत का जो कैडर है, जो वोट उन्होंने, वोट बैंक है उनका, जो वोटर्स हैं उनके, जो एक सामाजिक समरसता वाले वोटर्स हैं, वो उनका शिफ्ट क्या हो पाएगा फिर सपा और कांग्रेस की तरफ? क्योंकि अगर दो ही सीटें जयंत के हिस्से में है, बाकी सीटों पे तो कोई उम्मीदवार नहीं है जयंत का, क्या ये फायदेमंद सौदा हो जाएगा फिर इंडिया गठबंधन के लिए? देखिए, आपका जो प्रश्न है इसके उत्तर में ही बीजेपी की रणनीति सामने आती है, जिसके तहत 2 सीटें ही दी गई जयंत चौधरी को। वास्तव में ये 2 सीटें जयंत चौधरी जीत जाएंगे बीजेपी के समर्थन से, ये आप मान के चलिए। लेकिन जयंत चौधरी का के समर्थन से बीजेपी की कितनी सीट मिलेगी, यही सबसे चिंता की बात बीजेपी के लिए है। और उन्होंने भांप लिया, आंक लिया कि जयंत चौधरी के समर्थन से हमको कहीं कोई फायदा होने वाला नहीं है, तो इनको क्यों हम ज्यादा सीट दें। मूल बात यहां है, जयंत चौधरी की मारक क्षमता विपक्ष में रहने से बढ़ती है, क्योंकि पूरे देश का किसान जो है, जाट समुदाय जो है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार से किसी न किसी तरह से नाराज है, जो इनका वोट बैंक है। तो जब ये शिफ्ट हुए हैं तो इनका वोट बैंक इनसे नाराज हुआ है। तो बीजेपी इस बात को समझ रही है कि जयंत चौधरी मेरा भला करने वाले नहीं है, मेरे साथ आ भी गए हैं तो लाइबिलिटी है। यही हाल नीतीश कुमार जी के भी साथ है। नीतीश कुमार जी का जो बेस है वो एनडीए की तरफ जा ही नहीं रहा है, सिर्फ नीतीश कुमार जी। तो नीतीश कुमार जी के उम्मीदवारों को टिकट देके जितवाएगी बीजेपी केवल क्या? नीतीश कुमार जी का सपोर्ट जब देगा ही नहीं तो टिकट भी वो नहीं देगी। इसी वजह से वहां भी देरी हो रही है। और नीतीश कुमार जी को देख लीजिए, 10 से कम सीटें ही बीजेपी ऑफर करेगी और फिर बवेला मचना जो है तय है, क्योंकि नीतीश कुमार जयंत चौधरी की तरह चुप रहने वालों में से नहीं है। लेकिन प्रेम कुमार जी, अब फिर वही सवाल एक बार फिर आ जाएगा, फिर मजबूरी क्या थी जयंत चौधरी की? जब बीजेपी को पता है कि वो उनको फायदा नहीं पहुंचा सकती, तो बीजेपी की क्या मजबूरी थी कि जयंत को इतनी जल्दी एक्सेप्ट कर लिया, या जयंत के लिए 2 सीटें भी छोड़ दी? और जयंत की क्या मजबूरी थी कि समाजवादी पार्टी से इतनी दूरी बना ली, जबकि बहुत अच्छे दोस्ती और बहुत अच्छी बातें आपस में हो रही थी, सीट शेयरिंग हो गई थी, कांग्रेस को तो एक किनारे कर दिया था, फिर भी सीट शेयरिंग कर ली थी। क्या ये एजेंसीज का कोई दखल तो नहीं है? ये मुझे लगता है कि जयंत चौधरी पॉलिटिकल असेसमेंट करने में नाकाम रहे हैं, और उनको पिछले विधानसभा चुनाव में जो अपेक्षित सफलताएं नहीं मिली, सफलता तो मिली लेकिन और अच्छी सफलता मिल सकती थी जो नहीं मिली, जिसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। सत्ता जिन हथकंडों से चुनाव जीतती है वो सब कारण हो सकते हैं, लेकिन ये दबाव उनको लगा कि इस बार भी शायद बीजेपी से अलग हट करके हम चुनाव लड़े तो लोकसभा में न पहुंच सके। तो उन्होंने एक स्टांस बदला कि हम बीजेपी के साथ जाएंगे तो हम महत्वपूर्ण हो जाएंगे। लेकिन ये बात वो भूल गए कि राजनीतिक जो विश्लेषण है, सिर्फ उनके राजनीतिक विश्लेषण से उनका बीजेपी में जाना या एनडीए में जाना तय नहीं होता है। दूसरों का राजनीतिक विश्लेषण, आपका महत्व उनकी नजर में कितना है, उससे आपकी वहां पर महत्व भी बनती है, जगह भी बनती है और ड्यूरेबिलिटी भी बनती है। तो उस मामले में चूक हुई है, वो कम अनुभवी नेता के रूप में साबित हुए हैं। और यही कह सकते हैं, मैं ये तो नहीं कह सकता कि वो लोभ लालच में गए हों, ये मुझे नहीं, मुझे भरोसा नहीं है जहां तक मैं जानता हूं उनको। जी बिल्कुल। और जिस तरह से हमने देखा था प्रेम कुमार जी, जयंत चौधरी लगातार किसान आंदोलन के बाद से जब वो पूरा एपिसोड हुआ था, लगातार पंचायतें कर रहे थे, लोगों के बीच जा रहे थे, मेलजोल बढ़ा रहे थे, सांप्रदायिक सौहार्द की बातें कर रहे थे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। और ये कहा जा रहा था उस वक्त कि जयंत सबसे एक्टिव पॉलिटिशियन है, सबसे एक्टिव युवा पॉलिटिशियन है। अखिलेश से कंपेयर किया जा रहा था कि देखिए अखिलेश यादव उतना एक्टिव नहीं है जितना जयंत है, उन्होंने अपने कैडर को अपने एरिया में मजबूत करने की कोशिश की है। लेकिन क्या वो अपने कैडर से फीडबैक लेने में कहीं चूक गए, या उनका कैडर भी इसी बात को कहने लगा कि जो जयंत कहेंगे वही सही है, उनकी हाँ में हाँ मिलाना ही उनके आसपास मौजूद नेताओं ने सही समझा, बल्कि ये कि सही राय दे सके उन्हें? देखिए, आम कार्यकर्ताओं ने तो भारत जोड़ो यात्रा के समय अपनी मौजूदगी वहां दिखा करके संकेत दे दिया कि क्या होना चाहिए।
लेकिन उनके सलाहकारों में इतना दमखम नहीं था कि जयंत चौधरी को सही फैसला लेने में उनकी मदद कर सके। यही बात है, गलत फैसले के पीछे यही वजह होती है। जी बहुत शुक्रिया प्रेम कुमार जी, बोलता हिंदुस्तान के साथ जुड़ने के लिए, महत्वपूर्ण मुद्दे पर और चुनाव से जुड़े इस एक अहम मुद्दे पर सटीक विश्लेषण करने के लिए बहुत शुक्रिया।